हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो, हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलें। तो काइंडली लाइक माय वीडियोस एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलते हैं, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आपने कभी क्रॉप वर्ड, प्रोडक्शन वर्ड एंड ये मैनेजमेंट वर्ड, इन तीनों वर्ड से क्या आप अवेयर हो? आपने सुना है इन सारे वर्ड के बारे में क्या होते हैं ये? आई होप आपने कहीं ना कहीं से तो क्रॉप के बारे में, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट अभी तक सुन ही लिया होगा। ओके, अगर नहीं भी सुना है तो हम आज इस चैप्टर में इन्हीं सारे टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्रॉप के बारे में डिटेल में, उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, मैनेजमेंट, ओके, सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आप एक बात सोचिए कि हमें पता है ना कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, हमें सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हमें फूड की ज़रूरत होती है। ओके, हमें न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड की ज़रूरत होती है। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, फूड से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो फूड जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हम फूड खाते हैं, अभी आप सोचिए कि आप जिस कंट्री में रहते हो, ठीक है, या फिर जिस सिटी में रहते हो, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ आप ही रहते हो। कितने सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप अगर मार्केट जा रहे हो, अपने घर के लिए वेजिटेबल्स ला रहे हो, ठीक है, तो क्या मार्केट में सिर्फ आपके घर में जितना वेजिटेबल बनेगा उतना ही वेजिटेबल अवेलेबल होता है, या पूरे शहर के लिए जितने लोग हैं सबके लिए वेजिटेबल अवेलेबल होता है? बताइए, सबके लिए अवेलेबल होता है ना। एंड पूरी कंट्री की बात कर लीजिए, अगर आप चावल ही खा रहे हो, ठीक है, तो क्या इतना इतना ही चावल प्रोड्यूस होता है जो फिर चावल आपके घर तक पहुंच सके, सबको ना पहुंच सके? आप देखते हो ना, सबके घर में चावल होते हैं तो वो सब तक पहुंच पा रहा है। तो कैसे इतने आप अपने घर में अगर कुछ भी लगाते हो, कोई भी प्लांट लगाते हो, वो तो थोड़ा लगाते हो, ठीक है, उतना लगाते हो जितना आपके घर के लिए हो पाए। तो फिर ये सारी चीज़ें, चावल हो गए, वेजिटेबल या फिर गेहूँ, हर चीज़ सबके पास कैसे होता है, सबको कैसे मिल जाता है? तो इसका रिलेशन ही क्रॉप से है, ठीक है। हमें पता है कि फूड की हमें ज़रूरत होती है, तो इस फूड को हमें क्या करना पड़ता है? कहाँ से मिलता है फूड? हमें प्लांट से मिलता है, और इस प्लांट को प्रोड्यूस करना पड़ता है, इन सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर एक ही प्लांट को हम, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट को हम एक लार्ज एरिया में ग्रो करेंगे तो वही जो है उस प्लांट, मतलब कि उस का क्रॉप कहलाता है। जैसे कि अगर हम एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड में सिर्फ क्या कहते हैं, वेट लगा देते हैं, यानी कि गेहूं का पौधा लगाते हैं, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है, उसमें सिर्फ गेहूं के पौधे लगाते हैं, तो वो क्या होगा? गेहूं का क्रॉप हो गया, गेहूं की फसल हो गई वो। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात ये कि क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप होता है कि एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड में हम सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट को अगर ग्रो करते हैं तो वही क्रॉप कहलाता है, ठीक है। तभी हम लार्ज एरिया में ग्रो करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए, तभी तो सबको मिल पाएगा ना वो चीज़, ठीक है। तो प्रोडक्शन वही हो गया कि उसका उत्पादन कैसे करते हैं। एंड मैनेजमेंट, तो अगर हम सिर्फ क्रॉप लगा देते हैं, प्लांट लगा के खेतों में, और आ जाएंगे घर में सो जाएंगे, तो क्या सारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो होके अपने आप जो है कट जाएगा अपने आप, फिर वो मार्केट में भी चला जाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हमें उसका देख रेख करनी पड़ती है, उस फसल की देख रेख करनी पड़ती है। जब उसको हम बोते हैं उसमें पानी डालना पड़ता है, उसमें अच्छे से धूप लग रहा है कि नहीं लग रहा है देखना होता है। फिर उसको वीड से बचाते हैं, खरपतवारों से बचाते हैं उसके। फिर जब वो पक जाता है और फिर बीच में उसमें खाद भी डालते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाए। फिर जब वो पक जाता है, मैच्योर हो जाता है वो प्लांट, तो हम फिर उसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं, मार्केट में पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो हर चीज़, ठीक है। तो यही है हमारा चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ क्रॉप, व्हाट इज़ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट। तो चलते हैं, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो, etc. इन द फील्ड।
तो पहेली और बूझो जो है अपने अंकल के घर जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। आप लोग भी गर्मियों की छुट्टी में अपने अपने नानी घर, दादी घर या फिर किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाते होंगे। इस तरह ये लोग अपने अंकल के घर जाते हैं। तो हो सकता है उनके अंकल का घर जो है वो गाँव में होगा, इसीलिए उनको वहाँ पे जब वो लोग खेतों में जाते हैं फील्ड पे, तो उसको खुरपी मिलता है, सिक्कल, शॉवेल, प्लो, ठीक है, यानी कि खुरपी, हसिया, जो भी हल होते हैं, ये सभी कुछ दिखता है उन लोगों को, जो कि शहर में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बूझो सोचा है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो कैसे हम इन टूल्स का और कहाँ पे इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? तो आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। और ये भी पता है आपको कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हमने क्लास 7 में पढ़ा था ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, इन सभी को, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स किसके अंदर आ जाता है, प्लांट ऑटोट्रॉफ के अंदर आता है, क्योंकि वो अपना फूड जो है खुद बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके प्रेजेंस में। तो उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आपको याद होगा, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। Animals including humans cannot make their own food, so where do the animals get their food from? लेकिन आपको ये भी पता है कि एनिमल्स, ठीक है, उसमें जो ह्यूमन भी आते हैं, हम लोग अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं। हम किचन में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम जो है हमारे बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर नहीं होता है। हम मार्केट से जा कर के जो है सारी चीज़ें खरीद करके लाते हैं, ठीक है। तो अपना फूड हमें कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम या तो प्लांट प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्लांट से हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स मिलते हैं, एनिमल से मीट मिलता है, एग मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो आपको फूड खाने की ज़रूरत होती क्यों है? तो हमें फूड खाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हम ग्रो कर सके, हमें न्यूट्रिएंट मिल सके, हमारी बॉडी का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, हमारा माइंड अच्छे से डेवलप कर सके, हमारे सारे ऑर्गन डेवलप कर सके, ठीक है। तो हमें हमारे लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, हर चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट की जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम लोग फूड खाते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि फ़ूड की हमें ज़रूरत होती है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। फ़ूड की रिक्वायरमेंट जो है हमें हमारे बॉडी में बहुत सारे वेरियस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उनके लिए होता है रिक्वायरमेंट, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। और हमें फूड कहाँ से, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। सिंस we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अब यहाँ पे बूझो सोच रहा है कि हमें तो फूड की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन इतने सारे लोग हैं हमारे कंट्री में, इतने सारे लोगों के लिए फूड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो वेल, चैप्टर इससे रिलेटेड है, हम सभी जानेंगे इसके बारे में। पहली बोल रही है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि ज़्यादा लोगों के लिए फूड अगर हमें अवेलेबल कराना है तो हमें फूड को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो सारे लोगों को फूड जो है प्रोवाइड करने के लिए हर क्रॉप का, यानी कि हर जो भी हम फसलें उगाएंगे उसका रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि अच्छी फसलें हमें मिल सकें, एंड उनका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हर लोगों तक उसकी पहुंच हो सके, ठीक है। इतना हमें मैनेजमेंट करना होगा। अभी ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर वर्ड जो है हमारी खेती से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर ही जो है क्या होता है, खेती करने को कहते हैं। तो यही है कि खेती में कौन कौन सी चीज़ें अब आती हैं, क्या क्या करते हैं, हम उन सारी प्रैक्टिसेस को देखेंगे, ठीक है। टिल 10,000 BCE पीपल वेर नोमैडिक, दे वेर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। लेटर दे could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. This was born agriculture. तो वेल, आपने अगर 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 10,000 BC तक जो लोग थे वो क्या थे, घुमंतु थे, नोमैडिक थे। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड एंड शेल्टर के नीड में जो है घूमते रहते थे, एक जगह पे टिक के नहीं रहते थे। अभी जहाँ पे हैं वो, वहाँ का उन्होंने अगर सब कुछ खा लिया, खाना खा लिया, फ्रूट खा लिए, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर दिया, फिर वो दूसरी जगह पे जाते थे उसी फूड एंड शेल्टर की
सर्च में जाते थे दूसरी जगह, तो वो बेसिकली क्या था, उनका लाइफ एक स्टेबल लाइफ नहीं था, वो नोमैडिक की तरह रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ, कुछ जो क्रॉप्स थे, कुछ प्लांट्स थे वो खुद उगे, जैसे कि वेट एंड जौ, सबसे पहले गेहूं और जौ उगा सबसे पहले, फिर उन्होंने लगा कि ये खाने लायक है, फिर वो लोग उसे खाने लगे, फिर खाने लगे तो उसे वो लोग प्रोड्यूस भी करने लगे, उगाने लग गए। तो उगाने के लिए क्या था कि जब उगा रहे हैं तो वो छोड़ के चले नहीं जाएंगे ना, उगा रहे हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए उनको वहीं रहना पड़ता था। तो देखभाल करने के लिए जब वो रहने लग गए तो फिर वो एक स्टेबल लाइफ धीरे धीरे रहने लग गई, एक जगह रहने लग गए, एक जगह खाने लग गए, फिर धीरे धीरे एनिमल्स को जो है वो पालने लग गए। इस तरह से जो है एक जगह पे जो रह के वो लोग खेती करने लगे, तभी से ये एग्रीकल्चर वर्ड जो है बॉर्न हुआ। ओके, समझ में आ गई बात आपको? कहा जा रहा है when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field that are that of wheat. ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि क्रॉप का डिफिनेशन क्या होगा, जब हम सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट को एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड में कल्टिवेट करते हैं तो वो क्रॉप कहलाता है। जैसे कि अगर हम कहेंगे गेहूं की फसल, तो गेहूं की फसल कहने से हमारा मतलब होगा कि उस लार्ज एरिया ऑफ लैंड में सिर्फ गेहूं के ही प्लांट्स लगे हुए हैं। ओके, तो क्रॉप पता चल गया आपको क्या होता है। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. This can be classified on the basis of the season in which they grow. जैसा कि आपको पता है कि क्रॉप सिर्फ वेट का ही नहीं होता है, हर तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप होते हैं। अनाज का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, वेजिटेबल्स का हो गया, दाल का हो गया, अलग अलग तरह के अनाज होते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। आपको पता है कि इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएशन भी बहुत है। आप एक स्टेट में जाओगे वहाँ पे आपको ज़्यादा सर्दी मिलेगी, दूसरे स्टेट में जाओगे आपको वहाँ गर्मी ज़्यादा मिलेगी, एक स्टेट जाओगे जहाँ पे आपको न्यूट्रल जो है वेदर मिलेगा। तो यहाँ पे वेरी करते रहता है। और आपको ये भी पता है कि हमारी कंट्री इंडिया में जो है जनरली बहुत सारे स्टेट में जो है ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में जो है गर्मियों का सीज़न अलग होता है और सर्दियों का सीज़न अलग होता है। कुछ ऐसे हिल स्टेशन हैं उनको छोड़ के जहाँ पे हर पूरे साल जो है वो ठंड होती है। तो गर्मियों का सीज़न होता है कब से कब तक, शायद अप्रैल से लेकर के जो है जून तक गर्मियों का होता है, जून से सितंबर फिर बरसात का मौसम आ जाता है, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक जो है हमारा विंटर सीज़न चलता है। तो इस तरह से हमारी कंट्री में वेदर भी चेंज होते रहते हैं। तो उस वेदर के अकॉर्डिंग जो है सारे प्लांट जो हैं, हर तरह के क्रॉप जो हैं वो एक पर्टिकुलर वेदर पे डिपेंड करते हैं। कि कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो सिर्फ बारिश के मौसम में ही प्रोड्यूस होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ उन्हें प्रोड्यूस होने के लिए जो है फेवरेबल कंडीशन उन्हें विंटर में मिलता है, तो वो विंटर में प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग क्रॉप भी कल्टिवेट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. तो इस जो है क्लाइमेटिक कंडीशन के डिफर होने के कारण जो है पूरी कंट्री में अलग अलग जो है क्रॉप्स जो है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमारी कंट्री में मेनली टू टाइप के क्रॉप्स जो हैं, क्रॉप पैटर्न जो है वो टू टाइप के क्रॉप होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे टू बेसिकली मेन टाइप के क्रॉप कौन से होते हैं, एक होता है खारिफ क्रॉप एंड होता है सेकंड होता है रबी क्रॉप। ठीक है, अभी खारिफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप क्या है, तो ये सीजन के अकॉर्डिंग इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। खारिफ क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं बेसिकली जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। रेनी सीजन हमारा कब से कब तक लास्ट करता है, फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। ओके, the rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut and cotton are kharif crops. ओके, तो वैसे एक क्रॉप जैसे मैंने बताया कि जो रेनी सीजन में ग्रो होता है, रेनी सीजन हमारा लास्ट करता है फ्रॉम जून टू सितंबर। और खरीफ क्रॉप के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, आप इनको अच्छे से याद रख लेना। पैडी हो जाएगा, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप। ओके, एंड रबी क्रॉप वैसे क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो होते हैं। एंड विंटर सीजन हमारा कब से कब तक लास्ट करता है, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ओके, तो हमारे रबी क्रॉप के एग्जांपल हो जाएंगे वेट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। आप इनको याद कर लेना, आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस रबी एंड खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं कि कुछ रबी क्रॉप के एग्जाम्पल दो, कुछ खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल दो। तो आप इसको गेट बाय हार्ट कर लेना।
Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places। और इसके अलावा जो है कुछ दालें होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो समर सीज़न में भी ग्रो होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि आप गर्मियों के सीज़न में अलग सब्जियां खाते हो ना, और सर्दियों के सीज़न में अलग सब्जियां खाते हो। आपको गर्मी के सीज़न में परवल मिलता है, भिंडी मिलता है, लेकिन फिर क्या आपको सर्दियों के सीज़न में मिलता है? सर्दियों के सीज़न में आपको मटर मिलते हैं, गोभी मिलता है, लेकिन गर्मियों के सीज़न में नहीं मिलता। लेकिन आजकल तो खैर लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन वो जो टेस्ट होता है एक पर्टिकुलर सीज़न वाला जो टेस्ट आता है वो टेस्ट नहीं आ पाता है। आजकल सारी सब्जियां ग्रो कर ली जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनका मेन टाइम जो होता है, जैसे कि गोभी का, मटर का, इन सब का टाइम विंटर टाइम में ये सब्जियां होती हैं, और कुछ सब्जियां हमें समर टाइम में मिलती हैं। अभी है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप जो हम प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें की जाती है, क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती है, वो हम देखेंगे। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। बूझो सोच रहा है कि पैडी को हम विंटर के सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, तो पहली बोल रही है पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो पैडी को ग्रो करने के लिए बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है, जो कि उसे सिर्फ रेनी सीजन में मिल सकती है, इसीलिए वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं हो सकती है। Next है cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you even when you grow ornamental plants in your house. तो जो फार्मर्स जो क्रॉप ग्रो करते हैं, आप देखोगे कि वो बहुत सारी चीज़ें उन क्रॉप जब वो बोते हैं और उसको हार्वेस्ट करने से लेकर के बीच में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की जाती हैं। तो सिमिलर काइंड आप ये भी एग्जांपल अज्यूम करो कि आप जो अपने घर में कभी गमले में कभी कोई पौधा लगाते हो, कोई फूल का पौधा लगा रहे हो, ठीक है, तो क्या करते हो? सबसे पहले मिट्टी को कोड़ते हो, उसमें फिर बीज डालते हो, फिर उसको पानी डालते हो, ग्रो करता है, उसमें कुछ मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स डालते हो, ठीक है, वो अश्योर करते हो कि उसमें सनलाइट उसे अच्छे से मिलती रहे, टाइम टू टाइम उसमें पानी डालते रहते हो। तो इसी तरह से सिमिलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस ही फील्ड पे की जाती है, लेकिन वो लार्ज स्केल पे की जाती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और यही सारी प्रैक्टिसेस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। खेती करने के दौरान जो जो चीज़ें की जाती हैं उनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ठीक है, विच आर लिस्टेड बिलो। और जहाँ ये जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट हो गया प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स एंड सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ है स्टोरेज, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं फार्मर्स? पहले सोयल को प्रिपेयर करते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर उसमें खाद या फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फिर उसमें पानी पटाते हैं यानी कि इरिगेशन करते हैं, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, फिर उसे खरपतवार से बचाते हैं, उसका हार्वेस्ट यानी कटाई करते हैं, स्टोरेज यानी फिर उसको स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अब हम फर्स्ट प्रैक्टिस देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है कि कुछ भी फसल को बोने से पहले जो है ना, आप ऐसे ही किसी फील्ड पे जाओगे तो उसमें बहुत मिट्टी के क्रैम्प्स रहते हैं, सॉइल के क्रैम्प्स होते हैं, तो आप वैसे ही उसमें अगर बीज डाल दोगे तो वो अच्छे से मिट्टी के अंदर तक नहीं जाएगा, ठीक है, उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से उसमें मतलब मिलेंगे नहीं। तो प्रिपरेशन में वही किया जाता है सॉइल के, कि सॉइल को जो है लूजन करते हैं, ढीला करते हैं सॉइल को और लेवल करते हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि जो है अच्छे से सॉइल लूजन हो सके, उसमें अच्छे से प्लांट जो है ब्रीथ कर सके। ओके, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहला स्टेप एग्रीकल्चर में क्या हो जाता है कि सॉइल का प्रिपरेशन करना क्रॉप को ग्रो करने से पहले। और एग्रीकल्चर में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या आता है? सॉइल को टर्न करते हैं, लूजन करते हैं, ठीक है, उसको पूरा अंदर से नीचे वाले सॉइल को ऊपर कर देंगे, उसको ढीला करेंगे, ठीक है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। दिस लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो जो ये हम लूज़ करते हैं, टर्न करते हैं सॉइल को, ये क्या करता है? जो भी हम उसमें बीज डालते हैं उस बीज के जड़ को जो है अंदर तक जाने में हेल्प करता है, ठीक है, वो सॉइल के रूट अंदर तक चले जाते हैं, उनके रूट्स जो हैं। और जो सॉइल हम लूज़ करते हैं उस वजह से जो है सॉइल के अंदर स्पेस अच्छे से बन जाता है, प्लांट को वहाँ से फिर उसे ब्रीथ लेने में, ठीक है, प्लांट को ब्रीथ करने में आसानी होती है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली। तो जब लूज़ होगा सॉइल तो उसमें एरेशन अच्छे से होगा, एरेशन अच्छे से होगा तो प्लांट भी उसमें अच्छे से
ब्रीथ कर पाएगा। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? तो एक और है इसका इम्पोर्टेंस है कि सॉइल को जो हम टर्न एंड लूज़ करते हैं उससे क्या होता है ना कि उसमें जो सॉइल में जो अर्थवॉर्म यानी कि जोक आपने देखा होगा ना, और छोटे मोटे माइक्रोब्स जो हैं वो उसमें ग्रो करने लग जाते हैं। और ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो हैं ये फार्मर्स फ्रेंडली होते हैं। क्या होता है कि इनका जो एक्सक्रीटा होता है, जो मलमूत्र ये लोग निकालते हैं, तो ये जो मिट्टी में जाता है तो ये इन सब में जो है वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के लिए वो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। ठीक है, तो वो बाद में फिर जो है जब वो सॉइल में मिल जाते हैं तो वो एक मैन्योर की तरह काम करते हैं, जिसको कि प्लांट अपने एज अ न्यूट्रिएंट की तरह अब्जॉर्व करता है। तो इस तरह से ये अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स जो हैं फार्मर्स के फ्रेंड हैं। उनको जो है उनके लिए आसानी हो जाता है क्योंकि उनके सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा इनसे। अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स में रिच रहेगा, प्लांट उससे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व करेंगे। उनके एक्सक्रीटा जो वो लोग निकालते हैं उसी में वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंस होता है। ठीक है, अगर वो मर जाते हैं, अगर कोई अर्थवॉर्म मर भी जाता है तो फिर वो डिकम्पोज कर लिया जाता है, उसके बाद जो है उसका फिर भी न्यूट्रिएंट्स उसमें मिला रहता है। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. तो आपको जैसे कि पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, क्लास 7 में भी पढ़ा है कि सॉइल में क्या क्या प्रेजेंस होता है। सॉइल में मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर जो है जो कि प्लांट जो है अब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे यही अर्थवॉर्म्स, अगर ये सब कोई ऐसे डेड प्लांट भी होते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म जो मर गए हैं और मिट्टी में पड़े हैं, तो ये भी क्या होता है सॉइल के ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज कर लिए जाते हैं। ठीक है, और फिर जो है ये न्यूट्रिएंट के एज अ न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में मिल जाते हैं। फिर वो यही सारे न्यूट्रिएंट्स जो और डेड ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में मिले होते हैं इनको प्लांट्स जो है अब्जॉर्व कर लेते हैं इनके न्यूट्रिएंट्स को। इस तरह से जो है प्लांट्स फिर से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व कर लेता है सॉइल से। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. तो आपको ये पता, आप ये जान लो कि सॉइल का जो टॉप लेयर होता है उसके कुछ यानी कि सॉइल का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके कुछ सेंटीमीटर नीचे तक ही जो है ना प्लांट के ग्रोथ को वो सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके कुछ सेंटीमीटर नीचे तक ही प्लांट का ग्रोथ जो है वो सॉइल सपोर्ट करता है। लेकिन जो हम सॉइल को टर्न एंड लूजन करते हैं तो क्या होता है कि अंदर का भी बहुत सारा सॉइल ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी ऊपर आ जाते हैं। इस तरह से प्लांट को अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेने में हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है टर्निंग एंड लूजनिंग हेल्प करता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें मतलब कि अच्छे से देख लो कि टर्न एंड लूजन करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. इसीलिए टर्न और लूजन करना जो है सॉइल को वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, एंड जो ये प्रोसेस होता है टर्न एंड लूजन करने को, इसको हम क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं या फिर प्लोइंग कहते हैं। प्लोइंग का हिंदी क्या होता है, जोतना होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ओके, तो आप इसका डेफिनेशन अच्छे से क्या कहते हैं लर्न कर लोगे कि प्लोइंग एंड टिलिंग किसको कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। इसको एक प्लो की हेल्प से, हल की हेल्प से जो है प्लोइंग या टिलिंग किया जाता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। और वो प्लो जो है या तो वुड का बना होता है या फिर लोहे का बना होता है। अगर सॉइल जो है प्लोइंग करने से पहले अगर ज़्यादा ड्राई है तो उसको प्लोइंग करने से पहले उसको थोड़ा गीला करना पड़ता है, उसमें वाटरिंग करनी पड़ती है। द प्लो फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि जब टर्न लूजन कर देते हैं तो फिर जो है सॉइल जो है वो क्रैम, बहुत सारे सॉइल जो है सॉइल में जो है मतलब कि फील्ड में जो है वो क्रैम्स होते हैं सॉइल के, तो वो क्रैम्स को ब्रेक करके उसको लेवल करना पड़ता है, एक जैसा बनाना पड़ता है। ठीक है,
तो वो भी करना ज़रूरी होता है क्रॉप को बोने से पहले, बीज बोने से पहले, सॉइल की हम अच्छे से लेवलिंग कर सके। ओके, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। और लेवलिंग का किससे किया जाता है? लेवलिंग को हम लेवलर की हेल्प से करते हैं। टिलिंग और प्लोइंग हम प्लो की हेल्प से करते हैं एंड लेवलिंग हम लेवलर की हेल्प से करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जो है प्लोइंग या टिलिंग करने से पहले ही जो है हम मैन्योर जो है वो ऐड कर देते हैं, यानी कि खाद। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग। ओके, तो ये मैन्योर जो ऐड करते हैं इससे क्या होता है, टिलिंग या प्लोइंग करने से पहले अच्छे से जो है ये सॉइल में मिल जाता है, जिसके कारण कि हमारा सॉइल जो है वो बीज बोने से पहले जो है थोड़ा सा मॉइस्चन हो जाता है, वो ड्राई नहीं रहता है, मॉइस्चन हो जाता है। अभी हमने देख लिया कि टिलिंग प्लोइंग क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या क्या हो जाता है, क्या क्या करते हैं हम। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो अब हम कौन कौन से एग्रीकल्चर टूल्स यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं। ओके, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल इज यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। अभी आपने देखा कि सोइंग मतलब कि बीज बोने से पहले जो है सॉइल को के क्लम्स को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है, टर्न लूजन करना होता है। तो हम किसकी हेल्प से करते हैं? वो हम प्लो की हेल्प से करते हैं, हो की हेल्प से करते हैं, कल्टिवेटर की हेल्प से करते हैं। अभी ये प्लो क्या है, हो क्या है एंड कल्टिवेटर क्या है हम देखते हैं। ठीक है, प्लो जिसको कि हिंदी में हम लोग हल कहते हैं। दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो ये प्लो का जो है यूज़ पुराने टाइम से ही होते आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से प्लो का यूज़ जो है फील्ड में, खेतों में होते आ रहा है, जिसका काम क्या होता है? सॉइल का टिलिंग करना, सॉइल में फर्टिलाइजर्स जो है वो उनको ऐड करना, और फिर जो खरपतवार होते हैं उनको हटाना और सॉइल को टर्न करना। This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. अभी आप देखो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये प्लो का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वुड का बना हुआ है। ठीक है, और इसे दो पेयर ऑफ वुल जो हैं वो खींच रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक आपको इस तरह से डंटा दिख रहा है और यहाँ पे एक हैंडल लगा, नीचे में आयरन का वो हैंडल लगा हुआ, नीचे लगा हुआ रहता है, जिससे कि ज़मीन कुड़ते जाती है। ठीक है, इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। तो प्लोशेयर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे ये प्लोशेयर है एंड वाला। ठीक है, यहाँ पे आयरन स्ट्रिप होती है, ये प्लोशेयर होता है, इधर भी इधर से दिखाया गया। ठीक है, ये प्लोशेयर हो गया। ठीक है, the main part of the plow is a log of wood which is called a plow shaft and ठीक है, और मेन पार्ट क्या होता है? ये प्लो शाफ्ट होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो डंडे के जैसा, ठीक है, ये लॉग का बना होता है, लकड़ी का ही होता है, जिसको प्लो शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, और ये बैल के कंधों पे रखा जाता है। बैल की हेल्प से भी करते हैं, घोड़ों की हेल्प से करते हैं, या फिर कैमल की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, जनरली आपने खेतों में देखा होगा कि दो बैल लगे होते हैं। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। ठीक है, आपने देखा कि बुल नेक पे वो रखा हुआ रहता है लॉक का पार्ट। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। फिगर 1.1 है। अभी आपने फिगर में देखा कि दो बैले हैं और एक आदमी, ये तीनों मिलकर के खेत की जुताई कर रहे हैं। ठीक है, प्लोइंग का काम कर रहे हैं, टेरिंग का काम कर रहे हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे दो बैल है और एक आदमी है। आपने समझ गया कि ये जो है प्लो शाफ्ट है एंड ये वाला हिस्सा प्लो क्या कहते हैं, शेयर है, और ये क्या है? बीम है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. तो पुराने ज़माने में जो लकड़ी के हल थे, उनको आजकल जो है, आज के ज़माने में जो है आयरन के प्लो से रिप्लेस किया जा रहा है। आजकल आयरन वाले प्लो यूज़ ज़्यादा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हो क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इसका काम क्या होता है कि मिट्टी में जितने भी वीड्स होते हैं उसको हटाना। ठीक है, जो भी वीड्स हो गए उनको हटा देंगे और सॉइल को लूजन करते हैं। ठीक है, सॉइल को ढीला करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसका भी जो है एक रॉड टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक जो कि वुड का या आयरन का बना होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ठीक है, और एक
स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट होता है जो कि बेंट होता है, जो कि आयरन का बना होता है, जो कि एक एंड पे उसके फिक्स्ड होता है एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ब्लेड की तरह काम करता है। तभी ब्लेड की तरह काम करते 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 वो सॉइल को ढीला करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स 1.1 बी, और इसको जो है एनिमल्स के द्वारा पुल्ड किया जाता है। अभी देखो आप, ये एक हो का, ठीक है, स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये इसका हैंडल है, ये इसका ग्रिप है, और यही जो है ये प्लेट है जो कि आयरन उसका बना होता है, ब्लेड जैसा होता है, जो कि सॉइल को वो करता है, लूजन करता है। और ये इसका बिम है, रॉड है ये, जो कि आयरन का होता है या फिर वुड का बना होता है। ओके, अब आपको वो भी पता चल गया किसको कहते हैं। एंड नाउ है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है कि आजकल के टाइम में, जो पहले पुराने टाइम में लोग प्लो का हो का यूज़ करते हैं, लेकिन आज के टाइम में तो प्लो और हो से ना क्या होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, उसको खेतों, बड़े बड़े खेतों की जुताई करने में बहुत टाइम लग जाता था, तो बहुत ज़्यादा मैन पावर वेस्ट होता था। लेकिन अब क्या है कि बहुत जितनी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट्स हम यूज़ करते थे, अब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है कि हर चीज़ें मशीन ड्रिवन हो गई हैं, मशीन की बनी होती है। तो आजकल वो हल की जगह लोग ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर की हेल्प से जो है बहुत जल्दी एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है वो उसको प्लो कर लिया जाता है। नाउ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टिवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ट्रैक्टर की हेल्प से जो है हम आजकल प्लोइंग करते हैं, और इसकी हेल्प से क्या होता है, हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि हमारा जो भी लेबर होता है, जो टाइम होता है, वो बचता है। अभी आप देखो यहाँ पे कल्टीवेटर लगा हुआ है ट्रैक्टर में, और ये जो है प्लो कर रहा है। ओके, तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सोइंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला स्टेप जो सोइंग होता है। ओके, तो मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा कर के पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।